नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल केटीएस सेंटर को। तो आज हम लेकर आए हैं इतिहास के चैप्टर 1 का प्रश्नोत्तर, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव जो है चैप्टर 1 है, जिसमें ऑब्जेक्टिव जो है करवा दिया गया है। और अभी हम लोग अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का जिक्र करेंगे और इस प्रकार से चैप्टर 1 का एंड कर देंगे। तो आप सभी अपने घर पर नोट्स इसका तैयार कर लें और जो है हमें कमेंट करके बताएं कि हाँ हमने बना ली है आपके वीडियो के जरिए से। और आप वीडियो मेरा कहाँ से देख रहे हैं, किस स्थान से देख रहे हैं, अगर हो सकता है तो आप कमेंट के जरिए बताएं। और किसी और प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद। तो हम लोग अब पढ़ाई कर लेते हैं। प्रश्न है भाई अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न क्या है कि भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की। ये बहुत वीवीआई प्रश्न है भाई। ये जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी आप देख रहे हैं कि भारत आने में अब्दुल मजीद नाम का जो व्यक्ति था वो वास्को डी गामा की मदद करता है। भारत आने में किसने मदद की? तो अब्दुल मजीद। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है और सब्जेक्टिव अति लघुत्तरीय में भी दिया आपको। अगला प्रश्न, न्यू फाइलैंड का पता किसने लगाया? तो न्यू फाइलैंड, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। सर जॉन सेबास्टियन लगवाया था। किसने लगाया था? सर जॉन सेबास्टियन कैवेट नाम है इसका पूरा, सर जॉन सेबास्टियन कैवेट ने। ठीक है। अगला प्रश्न, यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाला जहाज को क्या कहा जाता है? यूरोपासियों वाले जो है वो निर्मित किए थे तेज चलने वाला जहाज, उसको क्या कहा जाता है? तो केरावल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केरावल। आप पूरा आंसर आप सावधानी से लिखते रहे, इसी प्रकार से आपको वीडियो मिला दिखेगा। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है? तो उत्तर है दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्तमासा अंतरीप यानी कि केप ऑफ गुड होप है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं उत्तमासा अंतरीप को केप ऑफ गुड होप। अगला प्रश्न है, 11वीं-12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच जो युद्ध हुआ था वो क्यों हुआ था? आखिरकार युद्ध जो हुआ था क्यों हुआ था? तो जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य किया? तो तुर्की ने किया था भाई। किसने? तुर्की ने। किसने? तुर्की ने। बहुत अच्छा प्रश्न है। पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास आते हैं? तो अटलांटिक महासागर के पास आते हैं। किसके पास? अटलांटिक महासागर के पास। अगला प्रश्न है, अति लघुत्तरीय आपका खत्म हो चुका है और लघुत्तरीय में हम लोग चलेंगे। लघुत्तरीय का सबसे पहला प्रश्न है, क्या सो आप देख सकते हैं, यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में, देखिए ध्यान से समझिए, इस काल में जो है आपको, इस काल में ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति का विकास बिल्कुल रुक गया हुआ था। क्या हो गया था? रुक गया था, यानी कि हुआ ही नहीं था। अंधविश्वास इतना ज़्यादा बढ़ गया हुआ था कि चर्च का जो है आधिपत्य इस पर बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था। क्या हुआ था? चर्च का आधिपत्य हो गया हुआ था। और शिक्षा का अभाव, क्या है? शिक्षा का अभाव और सामाजिक ठहराव भी प्रमुख कारण थे। यानी कि उस समय में लोगों ने पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छोड़ दी हुई थी और किसी विषय, यानी कि पोंप जो थे वहाँ का, उनका बात माना करते थे, इसीलिए वहाँ का उस समय को अंधकार का युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान रहा था? भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और समुद्री यात्राओं में दिशा बताने वाले कंपास की दूरी मापने वाले एस्ट्रोलैब, याद रखिएगा, दूरी मापने वाले को क्या कहते हैं? एस्ट्रोलैब। और दिशा बताने वाले को कंपास कहते हैं। ठीक है। और नौवहन मानचित्रों को अनजान रास्ते को आसान बनाया। और इन उपकरणों की मदद से खोजकर्ताओं नए नए स्थानों तक पहुंचे और विश्व को बेहतर तरीके से जान पाए। नहीं तो आप भी जान रहे हैं ना कि पहले के लोग जो है दुनिया को चपटी समझते थे और ये समझते थे कि मैं जिस जगह पर हूँ, अगर उस जगह से आगे जाता हूँ तो मैं गिर के मर सकता हूँ। यानी कि वो मानते थे कि ये धरती इतना ही दूर तक है और आगे खाई है। तो इसी वजह से लोग नहीं निकलते थे। लेकिन जिन्होंने कहा ना कि रिस्क लिया है वही इस किया है, वही वाली बात हो गई कि लोगों ने आखिरकार रिस्क लिया ना, तब दुनिया को जो है खोज पाए थे।
तो अगला प्रश्न है, भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाला था? कि आखिरकार ये जो भौगोलिक खोजें हुई थी, भौगोलिक खोजें ये चैप्टर ही है। भौगोलिक खोज का मतलब क्या है? भौगोलिक मतलब भूमि, आप समझिए। भूगोल कहने का मतलब होता है कि भूमि गोल है। क्या भाई? भूमि गोल है। तो आप गोल को छोड़ दीजिए और भू को लीजिए। भू से भूमि का मतलब है। तो जो भी बातें हुई, अगर भूमि को खोजा गया तो इससे क्या फायदे हुए? तो भौगोलिक खोजों ने, ध्यान से समझिएगा, भौगोलिक खोजों ने क्या हुआ था? भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य को नई दिशा दी और नए समुद्री मार्गों की खोज से एशिया, अफ्रीका और अमेरिका तथा सीधा संपर्क हुआ। मसाले, सोना, चांदी और अन्य वस्तुओं का आदान प्रदान बढ़ा। उसके बाद है यूरोपीय यूरोपीय देशों का व्यापारिक वर्चस्व स्थापित हुआ। इन इन लोगों का जो है वर्चस्व बढ़ गया और वैश्विक व्यापार प्रणाली की नींव रखी गई। यही स्थिति था। भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा? भ्रांति क्या क्या थी भाई? भ्रांति वही कि दुनिया गोल है, गोल नहीं है, चपटी है, गिर जाएंगे, मर जाएंगे। भौगोलिक खोजों ने अनेक भ्रांतियों को तोड़ा। पहले लोग पृथ्वी को समतल मानते थे, लेकिन समुद्री यात्राओं से सिद्ध हुआ कि पृथ्वी भाई क्या है? गोल है। नए महाद्वीपों की खोज ने यह साबित किया कि दुनिया विशाल और विविधतापूर्ण। इन खोजों ने धार्मिक और सांस्कृतिक भ्रमों को भी चुनौती दे दी कि धार्मिक जो सांस्कृतिक और धार्मिक जो बताए जाते हैं उस हिसाब से। भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्रों में परिवर्तन लाया? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इसका हम उत्तर अभी देख ही लेते हैं। तो भौगोलिक खोजों ने विश्व के मानचित्रों को पूरी तरह से बदल दिया था। क्या किया? पूरी तरह से बदल दिया। समुद्री मार्गों, नए नए महाद्वीपों और समुद्री मार्गों, द्वीपों की खोज, अज्ञात क्षेत्र ज्ञात हो गए, मतलब जो नहीं जानता था लोग उसको ज्ञात हो गया। विश्व का आकार, विस्तार और भूमि समझने में सहायता मिली। मानचित्र अधिक सटीक, विस्तृत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बना। कैसा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, यानी कि पहले लोग अनुमानता बनाए थे, लेकिन जब दुनिया को घूमा गया, देखा गया, तब कन्फर्मता बनाया गया एकदम सटीकता तौर पर कि हाँ भाई यही सब चीज़ें हुई थी। तो इसी क्लास में हम लोग दीर्घ उत्तरीय का भी कर लेंगे कि बार बार पार्ट बनाना अच्छी बात नहीं है। तो इसी क्लास में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी कर लेते हैं, ठीक है? तो आप बने रहे वीडियो के साथ और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी हम कर लेते हैं। तो भौगोलिक खोजों का क्या तात्पर्य है? इसने किस प्रकार विश्व की दूरियां घटा दी? देखिए, भौगोलिक खोजों का तात्पर्य उन यात्राओं और अन्वेषणों से है जिनके माध्यम से अज्ञात भूमि और समुद्री मार्ग और नए नए महाद्वीपों की खोज की गई। 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच यूरोपीय देशों ने समुद्री यात्राओं के जरिए नए भूभाग, ध्यान से, नए भूभाग की खोज की, जिनमें भारत, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया प्रमुख थे। इन खोजों ने विश्व की भौगोलिक सीमाओं को विस्तारित किया और देशों के बीच की दूरियां कम कर दी। उसके बाद है पहले जो स्थान वर्षों की यात्रा से पहुंचने योग्य थे, वे अब समुद्री मार्गों के माध्यम से आसानी से सुलभ हो गए, आसान हो गए। इससे विभिन्न सभ्यताओं, संस्कृतियों और व्यापारिक समुदायों के बीच संपर्क बढ़ा और व्यापार, ज्ञान विज्ञान और विचारों का आदान प्रदान तेज हुआ। इन खोजों ने न केवल दुनिया के भौगोलिक रूप से जोड़ा, बल्कि लोगों की सोच, दृष्टिकोण और संबंधों में भी गहरा परिवर्तन लाया। इस प्रकार भौगोलिक खोजों ने वास्तव में विश्व को एक वैश्विक गांव में बदल देने का नींव रखा। अगला प्रश्न है, भौगोलिक खोजों के कारण का व्याख्या करिए। तो उत्तर भी साथ में ही है। भौगोलिक खोजों के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण ध्यान से समझिएगा। भौगोलिक खोजों के अनेक कारण थे जिन्होंने यूरोपीय देशों को नए नए मार्गों की खोज के लिए प्रेरित किया था। पहला कारण क्या है भाई? व्यापार लालसा। सबसे पहले जान लीजिए आप, दुनिया को व्यापार के लिए ही खोजा गया ना। यूरोपीय देशों को भारत और पूर्वी देशों के मसाले, रत्न, रेशम और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं की अत्यधिक, ध्यान से समझिएगा, वस्तुओं की अत्यधिक आवश्यकता थी। थल मार्ग कठिन था और महंगा था, इसलिए समुद्री मार्ग की खोज जरूरी हुई। दूसरा है धार्मिक भावना। ईसाई धर्म प्रचारकों की यह इच्छा थी कि वे नए नए क्षेत्रों में ईसाई धर्म का प्रचार करें और लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करिए। देखिए, प्रसिद्धि और गौरव। राजा, महाराजा और नाविकों ने नई भूमि खोजने की होड़ लगी थी ताकि वे अपने देश का नाम रोशन कर सकेंगे। बात सही है भाई, जिसने खोजा है, जिस देश के लोगों ने खोजा है, आज तक उन्हीं लोगों को तो जाना जा रहा है भाई।
आज जो है उन्हीं लोगों को न जाना जा रहा है। वैज्ञानिक विकास देखिए, वैज्ञानिक कंपास, दूरबीन, एस्ट्रोलॉब जैसे वैज्ञानिक उपकरणों ने लंबी यात्राओं को संभव बना दिया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नहीं है सॉरी, टॉपिक उसी में है, राजनीति पंचमा प्रतिस्पर्धा। यूरोपीय में देशों में आपसी प्रतिस्पर्धा थी, कौन अधिक क्षेत्रों पर अधिकार कर सकेगा, और इन कारणों मिलाकर भौगोलिक खोजों की भूमिका की तय लो। इन लोगों में जो स्पर्धा था भाई, अब जितना आप खोजिएगा उतना ही बना अधिकार कर पाइएगा, जिसको जानिएगा उसी से ना। यही एक रीज़न था कि यूरोपवासी जो थे वो होड़ लगा दिए हुए थे, और हम लोगों में होड़ तो थी नहीं ना। अगला प्रश्न है, प्रश्न ही है भाई, प्रश्न है, नए अन्वेषित भूभागों को विश्व के मानचित्र पर अंकित करें और यह बता दे कि भौगोलिक खोजों पूर्व यदि यूरोप में होते तो भारत किस प्रकार व्यापार करता। चलिए आंसर देख लेते हैं। भौगोलिक खोजों से पहले विश्व के मानचित्र पर कई भूभाग अज्ञात थे। सही बात। मुझे लगता है कि आज भी पृथ्वी पर कुछ तो ऐसे जगह होंगे जो वाकई में अज्ञात होंगे, तो लोगों ने उस जगह के विषय में जाना भी होगा, लेकिन उस जगह के अंदर वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, क्या वहाँ पर कोई बस्ती है कि नहीं है, ये हो सकता है कि अज्ञात हो। लेकिन इन खोजों के बाद अमेरिका, अफ्रीका और तटीय क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया, भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया जैसे अनेक नए भूभाग विश्व मानचित्र पर स्पष्ट रूप से अंकित हो गए। इसी से विश्व का आकार और भूगोल समझना आसान मिल गया। उसके बाद है, यदि भौगोलिक खोजों से पूर्व यूरोप में होता तो भारत से व्यापार करना एक कठिन और लंबी प्रक्रिया होती। उस समय थल मार्ग, विशेष रूप से सिल्क रूट, ध्यान से समझिएगा, सिल्क रूट और स्पाइस रूट के माध्यम से व्यापार होता था। इस मार्गों में व्यापारी मध्य एशिया, फारस और अरब देशों से होकर गुजरते थे और रास्ते में लुटेरे, प्राकृतिक बाधाएं और ऊंचे कर व्यापार को जोखिम भरा बनाते थे। समुद्री मार्ग की अनुपस्थिति के कारण समय और खर्च जो है अधिक लग जाता था। क्या लग जाता था? अधिक लग जाता था। और इसीलिए भौगोलिक खोजों के बाद समुद्री मार्गों का खुलना व्यापार के लिए क्रांतिकारी साबित हुआ। चौथा प्रश्न है, अंधकार युग से आप क्या समझते हैं भाई? और अंधकार युग से बाहर आने में भौगोलिक खोज किस प्रकार से मदद किया? चलिए इसमें हम आंसर देख लेते हैं बहुत ही सटीकता तौर पर कि अंधकार युग क्या है, बहुत अच्छे से। देखिए, अंधकार युग से आसिया यूरोप के उस ऐतिहासिक काल से जो लगभग 5वीं से 15वीं शताब्दी तक चला था। इस समय ज्ञान, विज्ञान और कला संस्कृति का विकास ठप हो गया था। धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास और चर्च का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया हुआ था। क्या हो गया था? बढ़ गया हुआ था। उसके बाद की बात करें तो शिक्षा सीमित हो गई थी और लोगों की सोच संकीर्ण मतलब छोटी। यह युग बौद्धिक और सामाजिक ठहराव का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद है, भौगोलिक खोज ने यूरोप के अंधकार युग से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नए भूभागों की खोज ने लोगों को यह अनुभव कराया कि दुनिया विशाल, विविध और अज्ञात संभावनाओं से भरी हुई है। इसीलिए लोगों की सोच में व्यापकता करने का मतलब विस्तार है। विज्ञान और तर्क की ओर लौटे और व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग हुआ। क्या हुआ? उपकरणों का उपयोग या पुनर्जागरण और आधुनिक युग के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जिससे यूरोप फिर से ज्ञान की रोशन में आया। यानी कि यूरोप जो है फिर से ज्ञान की रोशन में आ गया। यानी कि वहाँ के लोग जो है इस प्रकार से बन गए हुए थे कि वो जो उनको बताया जा रहा था वही समझ रहे थे और अपना दिमाग लगा ही नहीं रहे थे। अगला प्रश्न है 5वां, भौगोलिक खोजों के परिणामों का वर्णन करें। तो चलिए हम सभी मिलकर इसका वर्णन करते हैं। आप कॉपी पर लिखते रहे सभी प्रश्नों को। भौगोलिक खोजों के परिणाम दूरगामी थे, विश्वव्यापी थे। इन खोजों ने केवल नए महाद्वीपों, समुद्री मार्गों और द्वीपों की खोज को संभव बनाया, बल्कि विश्व के राजनीतिक और आर्थिक सांस्कृतिक ढांचे में भी बड़ा परिवर्तन लाया। सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में उपनिवेश स्थापित कर दिया। उसके बाद विश्व पहले से कहीं अधिक जुड़ा हुआ नजर आने लगा, मतलब पहले की अपेक्षा ज़्यादा मिला हुआ नजर आने लगा। ठीक है, तो हाँ आगे देख लेते हैं। इसमें है अभी प्रश्न का आंसर पूरा नहीं हुआ है भाई। चलिए, मसाले, सोना, चांदी,
व्यापार और नई फसलों का आदान प्रदान शुरू हो गया। कोलंबियन विनिमय भी कहा जाता है, यानी कि सबको कोलंबियन विनिमय कहा जाता है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विभिन्न सभ्यताओं का संपर्क बढ़ा, लेकिन साथ में उपनिवेश और शोषण स्थानीय संस्कृति का पतन हो गया। शैक्षिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोच में बदलाव आया और लोगों ने जिज्ञासा और नए ज्ञान की तलाश बढ़ी। इस प्रकार लोगों ने विश्व के एक नए युग में परिवर्तन कराया। धन्यवाद दोस्तों। अब अगला चैप्टर है, हम लोग अगले चैप्टर में अगले बार चलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।